हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ये इस सीरीज का पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन में ये सीखा था कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, और एग्जांपल्स भी करे थे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1। इसे आज वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू 4 आवर्स दे रखे हैं 60 रुपए। 8 घंटे के लिए अगर गाड़ी को खड़ी रखोगे तो 100 रुपए, 12 घंटे के हिसाब से आपको 140 रुपए देने पड़ेंगे, और 24 घंटे के हिसाब से आपको 180 रुपीज देने पड़ेंगे। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। ये कह रहे हैं, देखो आप सभी पार्किंग मेट्रो स्टेशन पे भी जाते होगे, कहीं पे भी पार्किंग लगानी पड़ती है, उसके कुछ चार्जेस होते हैं। बट हमें ये पता करना है कि यहाँ पे जो भी अमाउंट दे रखा है, ये फ्रैक्शन जो आएंगे x1/x2, ये जो भी फ्रैक्शन आएंगे x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 इज इक्वल टू x3/y2, मतलब ये हमें चेक करना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। अगर मैं ये सारी सीरीज को x मान लूं और ये जो जितने मेरा अमाउंट है इन्हें y मान लेता हूं, ठीक है, तो मुझे क्या चेक करना है कि x1/y1 क्या मेरा इक्वल है x2/y2 के, और क्या वो इक्वल है x3/y3 के, इज इक्वल टू x4/y4। बस वैल्यूज पुट करते जाओ। 4/60 is equal to 8/100 is equal to 140/12 is equal to 180/24। अगर इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू सेम आ रही है तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, अदरवाइज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। चेक कर लो, पहले फ्रैक्शन में ही कैंसिल आउट कर देता हूँ। 1/50 हो 15 हो गया, 4 से कैंसिल आउट करोगे, इसे 4 से करोगे तो 4 2 जा, और यहाँ पे 4 से करोगे तो 25। इससे 70/6, और फिर दोबारा से काटोगे तो 35/3, और इसे कैंसिल आउट करोगे तो 90/12, और उसके बाद कैंसिल आउट करोगे तो 45/6। तो क्या क्या वैल्यूज आ गई मेरी? फर्स्ट फ्रैक्शन से आया मेरा 1/15, सेकेंड फ्रैक्शन से आया 2/25, थर्ड से आया 35/3, फोर्थ से आया 45/6। अब ये किसी भी एंगल में इक्वल नहीं दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये कोई भी फ्रैक्शन एक दूसरे से इक्वल नहीं है, इसलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स विद 8 पार्ट्स ऑफ बेस। इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ द बेस दैट नीड टू बी एडेड। आपको यहाँ पे रेड पिगमेंट के कितने पार्ट्स ऐड करने हैं? जैसे बेस है, मान लो व्हाइट कलर एक बेस दे रखा है, उस पेंट के अंदर, मतलब जो व्हाइट कलर का बेस है उसके अंदर मैं एक पार्ट डाल दूं, रेड पिगमेंट 1 पार्ट डाल दूं, तो ये 1/8 हो जाएगा। फिर अगर मुझे 4 पार्ट डालने हैं तो उसके हिसाब से मुझे बेस कितना लेना पड़ेगा। अगर 7 पार्ट्स डालने हैं रेड के तो मुझे बेस कितना लेना पड़ेगा। अगर 12 पार्ट्स डालने हैं रेड पिगमेंट के तो उसके लिए मुझे कितना बेस लेना पड़ेगा। आपको पता है जब व्हाइट वॉश कराते होंगे तो उसमें कलर मिक्सिंग होती है, तो एक बेस होता है। बेस मतलब एक तरीके से व्हाइट कलर होता है, व्हाइट पेंट कह सकते हो। उसमें कलर मिलाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, फिर वो एक नया कलर आता है जो भी डिजायर्ड कलर होता है। तो ऐसे ही ये बेस है। अगर मैं ये जो पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट है इसे x मान लेता हूँ और जो पार्ट्स ऑफ बेस है इसे y मान लेता हूँ, तो मुझे क्या करना है? x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। x1 की वैल्यू क्या है 1, y1 की वैल्यू क्या है 8, x2 की वैल्यू क्या है 4, और y2 की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका कि y2 इज इक्वल टू 32। यहाँ जो बेस है मेरा वो मुझे 32 लेना पड़ेगा अगर मुझे उसमें 4 पार्ट रेड पिगमेंट के डालने हैं। अब इन दोनों को x1/y1 ले लूंगा, और इसे x2 ले लूंगा, और इसे y2 ले लूंगा। x1/y1 यानी 4/32 इज इक्वल टू x2/y2 यानी 7/y2। इसे कैंसिल कर दो, 4 1 जा और 4 8 जा 32, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो y2 की वैल्यू क्या आ गई? 8 7 जा 56। अब ऐसे ही थर्ड पार्ट में करूंगा। ये जो 12 दे रखा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, 7/56 कर लूंगा, और 12/y2 बन जाएगा मेरा। नेक्स्ट केस में दोबारा से देख रहे हो ये 1/8 आ रहा है क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दे रखा है। यहाँ पे भी 1:8 का रेशियो है, इधर भी 1:8 का है, इधर भी 1:8 का है, इधर भी 1:8 का आएगा, और इधर भी 1:8 का आएगा। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 8 जा 96, यानी y2 की वैल्यू कितनी आ गई? 96। यानी अगर 7 पार्ट रेड के ले रहे हो तो आपको बेस कितना लेना पड़ेगा? बेस आपको लेना पड़ेगा 56, और अगर आप 12 पार्ट ले रहे हो
तो बेस कितना लेना पड़ेगा 96। अच्छा, अब बिना ये x1 y1 करे ये वाला वैल्यू निकाल सकते हो कि अगर मुझे 20 लेना है, अगर रेड पार्ट मुझे जो रेड पिगमेंट है उसके पार्ट मुझे 20 पार्ट्स लेने हैं तो बेस कितना लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो 1/8 ही आ रही है वैल्यू और यहाँ पे 20 है। एंड अगेन यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा y2 बनेगा क्योंकि कैंसिल आउट करने के बाद तो यहाँ 1/8 हो रही है ना, तो मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर मेरी y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160। थर्ड क्वेश्चन मेरा सेकंड क्वेश्चन से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वन पार्ट, अगर मैं रेड पिगमेंट की हम कर रहे थे मिक्स कर रहे थे उसे, तो ये जो वन पार्ट है रेड पिगमेंट का जो वन पार्ट है ये कितना बेस ले रहा है, इसे बेस चाहिए 75 ml। सेकेंड क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे उसमें पार्ट में था कि 8 पार्ट होगा 1:8 का रेशियो होगा, बट इस बार ये कह रहा है कि वन पार्ट अगर आप रेड पिगमेंट का ले रहे हो उसके लिए मुझे बेस कम से कम चाहिए 75 ml। तो अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर मैं बेस ले लूं 1800 ml यानी 1800 ml बेस ले लूं तो मुझे कितने पार्ट रेड के लेने पड़ेंगे। आप क्या करो, ये जो रेड वाला मतलब पिगमेंट वाला पार्ट है इसे x मान लो और जो बेस है इसे y मान लो, तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला आपको लगाना है x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। अब ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको पता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे जैसे पार्ट बढ़ रहे हैं या फिर जैसे जैसे बेस बढ़ रहा है तो वैसे ही रेड पिगमेंट के पार्ट बढ़ रहे हैं, या फिर जैसे रेड पिगमेंट के पार्ट बढ़ रहे हैं ऐसे ही बेस मुझे ज्यादा लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पे अगर x ज्यादा हो रहा है तो y भी ज्यादा हो रहा है। बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। x1 क्या है मेरा 1 है, y1 मेरा क्या है 75, x2 क्या है मुझे नहीं पता और y2 क्या है 1800। जस्ट आपको कैंसिल आउट करना है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कि x2 इज इक्वल टू 1800 अपॉन 75। आप इसे 25 से कैंसिल आउट कर सकते हो या 5 से कैंसिल आउट कर सकते हो। मैं 5 से करके दिखा देता हूँ पहले आपको। 5 से इसे कैंसिल आउट करूंगा तो 15 आ गया और इसे 5 से कैंसिल करूंगा तो 3। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू आ गई मेरी 24। यानी अगर मुझे 1800 ml बेस लिया है मैंने तो उसके लिए मुझे कम से कम 24 पार्ट्स रेड पिगमेंट के डालने पड़ेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स, हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। एक सॉफ्ट ड्रिंक की मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह जितने होते हैं इसकी फैक्ट्री है, उसमें ये कह रहा है कि एक मशीन है जो 6 घंटे लेती है, यानी एक मशीन 6 आवर्स लेती है और उन 6 घंटे के अंदर वो 840 बॉटल्स भर देती है। अगर मशीन सिर्फ 5 घंटे काम करे तो वो कितनी बॉटल्स फिल कर पाएगी। तो ये जो नंबर ऑफ आवर्स है यानी टाइम है मैं इसे x ले लेता हूँ और जो नंबर ऑफ बॉटल्स है मैं इसे y ले लेता हूँ। जितना ज्यादा टाइम होगा उतनी नंबर ऑफ बॉटल ज्यादा होंगी, जितना कम टाइम होगा उतनी नंबर ऑफ बॉटल्स कम भरी जाएंगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है सीधा। यू जस्ट नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। x1 क्या है मेरा यहाँ पे 6 और y1 840, x2 क्या है 5 और y2 क्या है ये हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y2 यहाँ चले जाएगा इंटू 6 इज इक्वल टू 5 इंटू 840। अब y2 को यहीं रखता हूँ क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और ये जो 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड RHS में जाकर के डिवाइड हो जाएगा। तो 5 इंटू 840 अपॉन में 6, इसे कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 14 6 84 होता है तो 140 और y2 इज इक्वल टू 5 इंटू 140 करोगे तो 700 बॉटल्स आ जाएंगी। यानी अगर मशीन 5 घंटे काम करे तो वो 700 बॉटल्स को फिल कर सकती है। फिफ्थ क्वेश्चन, अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter as shown in the diagram. What is the actual length of the bacteria if the photograph is enlarged 20,000 times only? What would be its enlarged length? जब आप फोटोग्राफ देखते हो कोई भी अपने फोन में, उसे हाथ से क्या करते हो जूम करते हो तो वो कितने सेंटीमीटर तक जूम जा रहा है, मतलब आपने एक्चुअली में फिंगर से कितना ज्यादा उसे जूम करा और उसकी जो एनलार्जमेंट है वो कितना हुआ, ये उसका रेशियो दे रखा है एक तरीके से। तो जो एनलार्ज मेरे फोटो बन रही है उसे आप क्या कर लो, उसे x ले लो और जो एक्चुअल लेंथ है मतलब कितनी लेंथ वो बड़ी हो रही है तो उसे आप कह लो y। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो गया x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। x1 क्या होगा मेरा 50,000, y1 होगा 5 सेंटीमीटर, x2 होगा 20,000 और y2 होगा, और y2 मुझे निकालना है। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो या फिर ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। पहले तो ये जितने कितने यहाँ पे 4 जीरो हैं और यहाँ पे कितने 4 जीरो, तो 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल आउट कर सकते हो और इस 5 को इस 5 से कैंसिल आउट कर सकते हो। तो y2 अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y2 की क्या वैल्यू आ गई मेरी 2 और ये किस में दे रखा है सेंटीमीटर में दे रखा है
तो यानी 2 सेंटीमीटर आ गया। यानी अगर मैं 2 सेंटीमीटर लेंथ में उसे जूम करूंगा तो वो 20,000 टाइम्स एनलार्ज हो जाएगी फोटो। सिक्स क्वेश्चन, इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई while the mast of an actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? पूछा क्या है हमें? इसमें मॉडल शिप की लेंथ बतानी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझ लो पहले। इसमें दो चीजें दे रखी हैं, एक है मॉडल शिप यानी जो मॉडल बना रखा है शिप का। कोई भी चीज अगर बड़े लेवल पर बनाते हैं तो पहले उसका मॉडल बनाते हैं ना, मिनिएचर मॉडल। तो शिप का मॉडल बना रखा है और एक्चुअल जो शिप है उससे कंपैरिजन कर रखा है। अब कौन कौन सी वैल्यूज मतलब किस बारे में बता रखा है? मॉडल शिप की भी लेंथ ऑफ द मास्ट एंड लेंथ ऑफ द शिप। तो जो मॉडल शिप है उसके मास्ट की जो लेंथ दे रखी है वो है 9 सेंटीमीटर, बट एक्चुअल में वो जो शिप की मास्ट है वो है 12 मीटर, और जो एक्चुअल शिप की लेंथ है वो है 28 मीटर, और मॉडल शिप की जो लेंथ होगी वो मुझे निकालनी है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे x1 मान लेता हूँ, यानी जो लेंथ ऑफ द मास्ट है उसे x1 मान लेता हूँ। तो ये x2 हो जाएगा, और ये मेरा y1 हो जाएगा, और ये y2 हो जाएगा। बस यू नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला कि x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। बस एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे हमारा कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन हो रहा है, जब दो चीजों का कंपैरिजन होता है तो आप एप्पल और ऑरेंजेस को कंपेयर नहीं कर सकते हो ना। जो लेंथ ऑफ द मास्ट है वो 9 सेंटीमीटर में है, बट जो एक्चुअल है वो मीटर में दे रखा है, तो मुझे यहाँ पे कन्वर्जन करना पड़ेगा। या तो आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे डेसिमल आएगा, इसलिए पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो मैं वैल्यूज लिख देता हूं अभी। ये जो हो गया ये तो 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये तो मुझे निकालना है, तो ये y1 हो गया। अब ये जो 12 मीटर है इसे मैं 1200 सेंटीमीटर कर देता हूँ, और ये जो 28 मीटर है इसे 2800 सेंटीमीटर कर देता हूँ। अब आप x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 की वैल्यू निकाल लो। तो 9 अपॉन y1 जो कि नहीं दे रखा इज इक्वल टू x2। x2 कितना है 1200 अपॉन y2 कितना है 2800। पहले ये 12, ये जो 2 जीरोस हैं इन्हें कैंसिल आउट कर दो, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो y1 की मेरी वैल्यू आ जाएगी, ये 9 इंटू 28 हो जाएगा, और 12 मेरा नीचे आ जाएगा। अब ये दोनों 3 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 3 से मैं कैंसिल कर रहा हूँ। 3 3 होता है, और 3 4 होता है, और 4 1 होता है, और 4 7 28 होता है। तो y1 की वैल्यू आ गई मेरी 21। अब हम सारा खेल किस में कर रहे हैं? कैलकुलेशन जो भी कर रहे हैं सेंटीमीटर में कर रहे हैं। तो 21 सेंटीमीटर आ गया, यानी जो मॉडल शिप है उसकी जो लेंथ है वो कितनी आ गई मेरी 21 सेंटीमीटर, जो कि एक्चुअल शिप की लेंथ है 28 मीटर। सेवेंथ क्वेश्चन, सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 इंटू 10 की पावर 6 क्रिस्टल्स। अगर आप चीनी खरीदते हो तो उसमें छोटे छोटे दाने होते हैं ना, उन्हें क्रिस्टल्स कहते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर मैं 2 किलो चीनी खरीदूं तो उसमें कितने क्रिस्टल्स निकलेंगे? 9 इंटू 10 की पावर 6 क्रिस्टल्स। क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg और 1.2 kg। देखो 5 kg 2 kg से बड़ा है तो इसमें क्रिस्टल ज्यादा हो जाएंगे, और 1.2 kg 2 kg से कम है तो यानी इसमें क्रिस्टल्स कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शंस एकदम फिट बैठ रही है। आपको क्या करना है, x1 अपॉन y1 कर दो। इसे मैं x वेरिएबल मान लेता हूँ और इसे y मान लेता हूँ। x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। x1 क्या है मेरा? x1 है 2 kg, और y1 कितना दे रखा है 9 इंटू 10 की पावर 6 क्रिस्टल्स। x2 कितना है? पहले 5 का निकालूंगा तो 5 हो गया, और y2 तो मुझे निकालना ही है। तो आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। y2 को ऊपर ले जाओ 2 के साथ, और 9 इंटू 10 की पावर 6 को 5 से ले जाओ। तो मैं क्या करूंगा, y2 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 6। अब 5 9 जा तो 45 हो जाता है, और साथ में यहाँ पे y2 के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बट राइट हैंड साइड जा करके डिवाइड हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, y2 मेरा कितना आ गया 45 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 6 क्रिस्टल्स आ गए। तो ये 22.5 आ गया इंटू 10 की पावर 6 अगर डेसिमल में। अब आ जाओ 1.2, अगर मेरा x2 बन जाए तो क्या होगा? तो मेरा 2 kg में कितने क्रिस्टल्स आ रहे हैं? 9 इंटू 10 की पावर 6। तो बताओ 1.2 kg में कितने क्रिस्टल्स आएंगे? यही तो पूछा है, y2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y2 की वैल्यू क्या हो गई 1.2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 6, मतलब अपॉन में 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 मेरा वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है एक तरीके से, वो नीचे जाकर के डिवाइड हो जाएगा। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल कर दो। ये आप देख रहे हो 1.2 लिखा है, तो 1.2 मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं?
सिर्फ एक डिजिट है। 1.2 में डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, मतलब राइट साइड एक ही है ना, एक जीरो नीचे लगा दो। ये मैंने डेसिमल हटा दिया और यहाँ पे मेरी ये वैल्यू बन गई 12 और नीचे क्या आ गया 10। अब मैं इसे कैंसिल आउट कर देता हूँ। देखो एक 10 से एक 10 चला जाएगा तो 10 की पावर 5 हो गई और 2 से ये चला गया 6। तो y2 की वैल्यू कितनी हो गई, 6 9 जा 54 इंटू 10 की पावर 5 क्रिस्टल्स। तो 1.2 kg के अंदर 54 इंटू 10 की पावर 5 क्रिस्टल्स होंगे। और यही बात करूं मैं इसकी y2 की, तो ये 45 अपॉन 2 या फिर 22.5 इंटू 10 की पावर 6 क्रिस्टल्स होंगे। इसे आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो। ये जो 22.5 है इसे आप क्या कर सकते हो, मैं इसे 225 अपॉन 10 लिख सकता हूँ इंटू 10 की पावर 6। इसे कैंसिल कर दूंगा तो 5 हो जाएगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 225 इंटू 10 की पावर 5 क्रिस्टल्स। इट्स अप टू यू। आंसर्स तो दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रश्मि हैज अ रोड मैप विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। शी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर। व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप। एक्चुअल है, देखो ये कह रहा है स्केल पे बात कर रहे हैं। मैंने स्केल आपको समझा दिया था लास्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो पार्ट फर्स्ट देख लेना, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का। उसमें मैंने मैप भी समझा रखा है और स्केल क्या होता है वो भी अच्छे से समझा रखा है। तो ये कह रहे हैं कि रश्मि के पास ना एक रोड मैप है और उस रोड मैप का स्केल दे रखा है कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 18 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब पता है क्या होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 18 किलोमीटर। यानी मैप में अगर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है ना, तो वो एक्चुअली में 18 किलोमीटर है एक्चुअल डिस्टेंस जो है। नेक्स्ट, शी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर। अब वो 72 किलोमीटर ड्राइव करती है। व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप। तो मैप में कितना डिस्टेंस दिखाएगा ये बता दो। जब भी स्केल होता है ना तो उनकी यूनिट सेम होती है, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 18 किलोमीटर दे रखा है। बट यहाँ पे किलोमीटर है, अगेन एप्पल और ऑरेंजेस को आप कंपेयर नहीं कर सकते, तो किलोमीटर को पहले आप इसे चेंज करो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर के अंदर आपके 1000 मीटर्स होते हैं। तो कुल मिलाकर के 1 सेंटीमीटर की बात करूं, तो अगर मैं 1 किलोमीटर की बात करूं तो इन टोटल कितने सेंटीमीटर हो गए, 1 लाख। तो यहाँ पे कितना आ गया फिर, 18 लाख सेंटीमीटर। तभी क्या होता है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है और जो मैप का रेशियो आ जाता है वो 1:18 लाख का आ गया। अब आप जो मैप पे डिस्टेंस है मेरा उसे x समझ लो, जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसे y समझ लो। तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। x1 क्या है मेरा, x1 है मेरा 1 सेंटीमीटर और y1 क्या है 18 लाख। तो मैं अभी एल ही लगा रहा हूँ इसके लिए। अगेन इट इज सेइंग कि x2 क्या होगा, मतलब मेरे को यही तो बताना है कि 72 किलोमीटर जो है उसके लिए मैप पे कितना डिस्टेंस होगा। तो यानी x2 मुझे नहीं दे रखा और y2 दे रखा है 72, बट ये किलोमीटर में है। मैं क्या करूंगा, इसे सेंटीमीटर में कर दिया मैंने। तो ये क्या हो गया, 72 लाख हो गया। अब ये लाख से लाख कैंसिल हो गया और 18 वन जा 18 होता है और 18 फोर जा कितना होता है 72। और अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x2 की कितनी वैल्यू आ गई, 4 सेंटीमीटर। यानी जो मैप में 4 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है वो एक्चुअल में कितना है, 72 किलोमीटर। नाइन्थ क्वेश्चन, अ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शेडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। सेकेंड पार्ट कह रहा है इसका, द हाइट ऑफ अ पोल विच कास्ट अ शेडो 5 मीटर लॉन्ग। क्वेश्चन तो बहुत लंबा है बट अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत इजीली कर लोगे। पहले आप ना क्वांटिटीज को देखो, ये क्या है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, ये है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूँ कि ये 5.60 मीटर है या 5.6 मीटर हो जाएगा। इसे मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि 3.2 मीटर हो जाएगा। ये है 10.5 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा 5 मीटर, ये तो शेडो दे रखा है तो ये हो गया हमारा 5 मीटर ही रहेगा। मैंने क्या किया, सबको मीटर में कन्वर्ट कर लिया एक तरीके से। अब इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछी, इस क्वेश्चन में दो चीजों के ऊपर बात करिए। एक तो जो लेंथ है किसकी, पोल की, जो एक्चुअल पोल है उसकी लेंथ क्या है, इसे मैं कंसीडर कर लेता हूं x। और जो इस पोल की वजह से शेडो बन रही है वो कितनी लंबी बन रही है, उस शेडो को मैं मान लेता हूं y। तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 करूंगा। x1 मेरा क्या दे रखा है 5.6, यही तो दे रखी है हाइट उसकी वर्टिकल पोल की। और इसकी वजह से जो शेडो बन रही है वो कितनी है 3.2 मीटर। x2 क्या है मेरा, x2 दे रखा है 10.5 और इस 10.5 मीटर लंबे पोल से कितनी शेडो बनेगी वो मुझे निकालना है। तो आपको बस इसको सॉल्व करना है। जब भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है या डेसिमल के बाद कितनी भी डिजिट है
बट ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है तो वो कैंसिल आउट हो जाती है, जैसे ये कैंसिल हो गई और ये कैंसिल हो गई। तो अब मेरा क्या बन गया, 56/32 इज इक्वल टू 10.5/y2। अगर आपको समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो 56 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 56/10 मतलब 5.6 को 56/10 लिख लूंगा क्योंकि एक डिजिट है। नीचे मेरा 3.2 था तो मैं उसे लिखूंगा 32/10, बट ये 10 यहाँ चले जाता है तो एक्चुअल में 56 इंटू 10 हो गया और 32 इंटू 10 हो गया, और ये 10 से 10 कैंसिल हो गया तो 56/32 आ गया, जो कि मैंने ऐसे ही लिखा था 56/32। ये है 10.5/y2। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 8 के टेबल से जा रहा है, 8 4 जा 32 और 8 7 जा 56। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 7 इंटू y2 इज इक्वल टू 10.5 इंटू 4। तो y2 की वैल्यू कितनी हो गई मेरी, 10.5 को 10 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 40 और 0.5 को 4 से करोगे तो 2 बनता है। तो 40 एंड 4 2 40 एंड प्लस 2 उसमें कर दोगे 42 हो गया, और यहाँ डिवाइड में जाकर के 7 हो गया, इसे कैंसिल आउट करोगे तो 6, यानी y2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 6। ये 6 मीटर का शेडो कास्ट करेगा। द हाइट ऑफ अ पोल विच कास्ट अ शेडो 5 मीटर लॉन्ग। इस बार शेडो की वो दे रखी है कि कितने मीटर की शेडो बन रही है, लेंथ दे दी शेडो की। अब शेडो की लेंथ दे दी है आपको 5 मीटर की, और आपको बताना है कि पोल की कितनी लेंथ होगी, वो बताना है, मतलब कितनी हाइट होगी। फॉर्मूला वही लगेगा, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। बस फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू चेंज होती रहती है। तो x1 यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, x1 में वही रखता हूँ जो अपनी ओरिजिनल वैल्यू थी कि x1 हो गया मेरा 5.6/3.2, और x2 हो गया इस बार मेरा नहीं पता क्योंकि मुझे लेंथ निकालनी है पोल की, और शेडो की मेरे को दे रखी है लेंथ 5 मीटर तो मैंने इसे 5 रखा। अब आपको ये पता है कि डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, ये बना 56/32 और इसे कैंसिल आउट करोगे तो ये 8 से जाएगा, 8 4 जा और 8 7 जा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 7 5 जा 35 हो गया। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 35/4, 35/4 मीटर। अगर आप इसे मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो डिवाइड कर लो कि 4 8 जा 32 होता है, 3 बचेगा, 0.4 7 जा 28, 2 बचेगा, और उसके बाद कितना 4 5, 8.75 मीटर बन जाएगी आप। यानी अगर पोल की लेंथ 8.75 मीटर होगी तो इसकी वजह से जो शेडो बनेगी उसकी कितनी लेंथ होगी, 5 मीटर। 10th क्वेश्चन, अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स, इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। अब यहाँ पे एक चीज कांस्टेंट दे दी कि स्पीड सेम है ऑब्वियसली, वरना तो फिर क्वेश्चन अलग हो जाएगा। बट जो डिस्टेंस है आप उसे x समझ लो और जो टाइम है उसे y मान लो। अब यहाँ पे जो x2 मतलब y2 की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे 5 आवर्स है, तो आप इसे मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर ये जो 25 मिनट्स दे रखे हैं इसे आवर्स में कन्वर्ट कर लो। अप टू फॉर्मूला वही लगेगा, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y। तो 14 किलोमीटर है मेरा x1, y1 मेरा कितना है 25। अब 25 मिनट है तो मैं इसे 25 मिनट ही रहने देता हूँ। x2 कितना है, x2 तो मुझे निकालना है, y2 कितना दे रखा है 5 आवर्स। अब 5 आवर्स एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 5 इंटू 60 कर दो, 300 मिनट्स आ गए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। x2 की वैल्यू कितनी हो गई, 300 इंटू 14/25। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, जिस डिजिट में लास्ट में अगर डबल जीरो और नीचे 25 है तो वो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाता है। जैसे 25 1 जा 25 हो गया और 25 2 जा 50 हो गया, और 12 इंटू 14 करना है आपको। तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 168 किलोमीटर। अगर वो 25 मिनट ट्रक चलेगा तो वो डिस्टेंस कवर कर लेगा 14 किलोमीटर का, और अगर वो 5 आवर्स चलेगा तो वो 168 किलोमीटर तय कर लेगा। इसे एक तरीके से ऐसे भी करते हैं कि यहाँ पे मेरी 25 मिनट्स की वैल्यू है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 14 किलोमीटर को, और ये मेरा 5 आवर्स है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। यानी 25 मिनट को 5 घंटे कैसे बनाओगे बताओ, डिवाइड करके ही बनाओगे, जिससे मल्टीप्लाई करोगे उसी को इससे मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 12 से, तो ये 12 हो गया। अगर 25 मिनट को 12 से करोगे तो 300 मिनट बनते हैं, और 300 मिनट का मतलब है 5 घंटे, तो 14 किलोमीटर को भी 12 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 168 किलोमीटर आ जाएगा आपका डिस्टेंस। इस तरीके से भी निकाल सकते हो, बट क्योंकि आप अभी 8th स्टैंडर्ड में हो तो आपको यही वाला फॉर्मूला यूज करना है।